रहीम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स गैलेक्सी एकेडमी। जी आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 लाइट एंड क्वांटम फिज़िक्स, जो मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ। आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। जी आज डिस्कस करते हैं हम एमसीक्यूज़ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ये एमसीक्यूज़ पता होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जल्दी स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट एम नॉट सी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला एम नॉट सी स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन की वो पूछ रहे हैं कितनी होती है, जिनका मास जो है 9.1 क्रॉस 10⁻⁻³ kg होता है। ठीक है, वो रेस्ट मास एनर्जी होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी ये इसका आंसर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू, द रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट एम नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट सी का स्क्वायर ऑफ प्रोटॉन हैविंग मास 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी पूछ रहा है प्रोटॉन की कितनी होती है, जिसका फार्मूला होता है ई नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। आप यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं क्योंकि हम उसने हमें मास दिया हुआ है, क्योंकि मास हमारे पास प्रोटॉन का होता है 1.67 क्रॉस 10⁻⁻27। अगर हम मल्टीप्लाई करें उसको स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर लेके, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम उनको स्क्वायर ले लें और मल्टीप्लाई कर दें उसको मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा जी, आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी यहाँ पर टिक नहीं किया गया, लेकिन आप लोग टिक कर लीजिएगा अपने पास। सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर है जी, तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर है बी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम थर्ड एमसीक्यूज देख लेते हैं। टोटल एनर्जी रेडिएटेड ओवर ऑल वेव लेंथ्स ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड। जी ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी हमारे पास, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को ये स्टेटमेंट जो है वो शो कर रही है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमें क्या कहता है कि टोटल एनर्जी जो निकल रही होती है तमाम वेवलेंथ की एक ब्लैक बॉडी के अंदर, उसका टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ। जी तो फोर्थ पावर से डायरेक्टली रिलेट करता है टेम्परेचर ऑफ केल्विन टेम्परेचर। इस ब्लैक बॉडी का रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ ये टेम्परेचर मैंने आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन पढ़ा चुकी हूँ इस चैप्टर में। अब हम उसका डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। जी फोर्थ एमसीक्यूज देख लीजिए। एट अ गिवन टेम्परेचर T द एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम, द प्रोडक्ट लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जी स्टेटमेंट क्या कहलाती है, इज कॉल्ड आइदर ये क्या प्लैंक्स लॉ कहलाता है, रेलिजेंस लॉ कहलाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है, या वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, उससे एनर्जी एमिट हो रही है, तो उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम होगी। अगर हम उसका प्रोडक्ट ले लें टेम्परेचर के साथ तो वो कांस्टेंट के इक्वल आता है। ये जी स्टेटमेंट है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। अब हम फिफ्थ एमसीक्यूज देख लेते हैं जी। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू बहुत इजी ऑप्शन एमसीक्यू है 6.63 क्रॉस 10⁻34 जॉल सेकेंड। ये एमसीक्यूज भी अक्सर पेपर में आ जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, आइदर के बहुत इजी वैल्यू है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी फिफ्थ एमसीक्यूज का है बी करेक्ट ऑप्शन। सिक्स एमसीक्यूज है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 क्रॉस 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर पर केल्विन केल्विन की पावर जी -4 भी करेक्ट ऑप्शन है। जी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाती है पेपर में अक्सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको पता होना चाहिए। अब जी सेवन्थ ऑप्शन देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जी फोटोन की वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जैसे हम कहते हैं कि उसकी इक्वल होती है, इसी तरह वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है वो भी इक्वल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। जी बी करेक्ट ऑप्शन है सेवन्थ का। एट देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, हम लिखते हैं ई का फॉर्मूला होता है एच एफ भी हो सकता है, फिर ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा हो सकता है, क्योंकि एफ जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है। पी सी भी लिख सकते हैं क्योंकि मोमेंटम जो है वो हम एच अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑल ऑप्शन करेक्ट होंगे इस केस में। नाइन्थ एमसी को देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेंस कांस्टेंट, वेंस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पूछ रहा है क्या है 2.9 क्रॉस 10⁻³ मीटर केल्विन। जी टेंथ एमसीक्यूज है हमारे पास। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज सपोर्टेड
सपोर्टेड बाय फिनोमेना। जी पार्टिकल नेचर कौन सा फिनोमेना जो है वो सपोर्ट करता है जी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को? कॉम्पटन इफेक्ट बताता है जी कि लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर है हमारे पास। इसमें से डायफ्रैक्शन भी ऑप्शन नहीं होगा, डायफ्रैक्शन भी नहीं होगा, इंटरफेरेंस भी नहीं होगा जी, इसमें कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 11th है द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी टेंडर्स टू पार 34 हर्ट्स होगी, उसकी जो फोटोन की एनर्जी वो क्या होगी? तो हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास टेंडर्स टू पार 34 हर्ट्स हो तो ई इज इक्वल्स जो ई जो है वो एच एफ के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम ई के इक्वल टू एच की वैल्यू पुट करें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें 6.63 क्रॉस 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 6, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसे हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी फोटोन की जो 6.6 जाउल की इक्वल आएगी। डी जो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी 12th हमसे कुछ देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर दैट ऑफ, डायमेंशन जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वो किसके इक्वल आती है जी? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। अब हम 30 बी ऑप्शन करेक्ट है जी। 12th का 13 ऑप्शन देख लेते हैं। द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये तो हम सबको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आइंस्टाइन ने जो दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो ऑल ऑप्शन आएगा जी। एच एफ माइनस के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, एच एफ इक्वल्स टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, और एच एफ इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस ई वी नॉट हो सकता है, ठीक है। ये ऑल ऑप्शंस, ये इक्वेशंस पॉसिबल हैं, ये बन सकती हैं। यहाँ पर आप जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक में भी चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल लेक्चर दिया था। अच्छा 14 एमसीक्यू से द वेव लेंथ ऑफ फोटॉन्स स्कैटर्ड विद इलेक्ट्रॉन इन कॉम्पटन इफेक्ट। जी वेव लेंथ ऑफ फोटॉन्स की जब स्कैटर्ड होती है तो वो इलेक्ट्रॉन कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बिहेव करती है, वो क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज़ हो जाती है कॉम्पटन इफेक्ट में वेव लेंथ ऑफ फोटॉन्स जो है जब स्कैटर्ड होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है 14 का। 15th एमसीक्यू है, देख लेते हैं। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ जी मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा का एंगल 180 डिग्री बनाएगी तब मैक्सिमम होगी। ये मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट वाले टॉपिक में डिटेल्स पढ़ाया था। अब हम 16 एमसीक्यू देखते हैं। द मिनिमम एनर्जी रेडी टू रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ये मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी वर्क फंक्शन की। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस के लिए, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। लो फंक्शन ऑप्शन नहीं है, पावर फंक्शन ऑप्शन नहीं है। 16 एमसीक्यू का ए ऑप्शन करेक्ट है जी। अब 17 एमसीक्यू देख लेते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। जी स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन, जब स्ट्राइक करते हैं फोटॉन किसी भी चार्ज पार्टिकल्स पे, जो उससे निकलने वाले फोटॉन हैं जो स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो कॉम्पटन इफेक्ट से हम कहेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। अब हम 18th एमसीक्यूज देख लेते हैं। द स्कैटर्ड फोटॉन व्हेन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन हैज रिड्यूस्ड एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड लैम्डा एंड वेवलेंथ। जी स्कैटर्ड फोटॉन जब कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन से तो उनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19th एमसीक्यू देख लेते हैं। द वेवलेंथ शिफ्ट इन कॉम्पटन स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग एंगल फॉर अ गिवन टारगेट। द कांस्टेंट इन कॉम्पटन फार्मूला इज एच ओवर एम नॉट सी, जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 एमसीक्यू देख लेते हैं। कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होगी? जी ऑल ऑप्शन करेक्ट होंगे, ये तमाम जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आपने वो टिक करना है, या फिर ऑल आए तो फिर ऑल पे टिक होगा। 21 देख लेते हैं। तो कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इज गिवन एज जी। फॉर्मूला क्या है कॉम्पटन शिफ्ट का? जी एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कॉम्पटन इफेक्ट वाले टॉपिक में, मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया था। अब हम 22 एमसीक्यू देख लेते हैं। द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ डिपेंड, कॉम्पटन शिफ्ट किस पर डिपेंड करती है? जारी सी बात है वो स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करती है। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 180 पे एंगल जो है वो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। ये आपने जहन में रखनी है बात, ये आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी। 23rd हम देख लेते हैं। द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेव लेंथ व्हेन थीटा जीरो। अब वो पूछ रहा है कि कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगी जब एंगल जब वो 0 डिग्री होगा, तो जाहिर सी बात है जो शिफ्ट हो कॉम्पटन शिफ्ट होगी वो भी 0 डिग्री होगी क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है 24th एमसीक्यू में। द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेव लेंथ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। जी थीटा जब 90 होगा तो क्या होगी? कॉम्पटन शिफ्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा 90 कॉस 90 जो है वो 1 होता है, ठीक है। सॉरी कॉस 90 जो है वो हमारे पास 0 होता है, साइन 91 होता है, ठीक है। जब यहाँ पर तो हमारे पास क्या इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, अब इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे एच ओवर एम नॉट सी टू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री जो है वो हमारे पास 0 होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? एच ओवर एम नॉट सी बचेगा, ठीक है। ये रिमेनिंग रहेगा। अब हम 25th एमसीक्यू देख लेते हैं कि जी कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ थीटा जब 180 डिग्री होगा तो हमारे पास
आंसर आएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h ओवर एम नॉट सी, क्योंकि कॉस थीटा की जगह अगर हम पुट करें कॉस 180 तो हमारे पास आंसर जो है वो 2h ओवर एम नॉट सी आएगा, ठीक है। द कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉम्पटन शिफ्ट जी। वेवलेंथ कब डिक्रीज होती है? जब हमारे पास स्कैटरिंग एंगल डिक्रीज होता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 26 का 27 इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है तो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। 27 का है बी ऑप्शन करेक्ट। 28 द रेड लाइट विल नॉट कॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो मैटर व्हाट। जी रेड लाइट कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करती, चाहे हम कुछ भी कर लें, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहे हम चेंज कर लें या पावर चेंज कर लें या एरिया चेंज कर लें, इसका बोथ आएगा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रेड लाइट कभी भी इजेक्ट नहीं करती क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती है, ठीक है। 29th का है, अब हम देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स इज कॉल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं वो ये होती है कि जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो एमिट करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करना एमिट करती है, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। 29th ऑप्शन का है ए, 29 का है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 MCQs देख लेते हैं अब हम। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डैश देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाउ स्ट्रॉन्ग लाइट इंटेंसिटी में बी। जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस वक्त तक ऑब्जर्व नहीं होता तब तक जब से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो लेस हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, चाहे कितनी ही हम लाइट इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, तब अब हमारे पास जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी तब तक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो अक्कर नहीं होगा। इंसिडेंट लाइट से अगर लेस होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तब तक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा, अगर ज़्यादा होगी तो तब हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो अक्कर होगा। और चाहे हम जितनी मर्ज़ी इंटेंसिटी को जो हम स्ट्रॉन्ग कर लें तब तक हमारे पास इफेक्ट अकर नहीं होगा तब तक जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। 30 MCQs है का है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 31 देख लेते हैं हम। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ऑब्वियसली ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा। ये ऊपर वाले अब ऑप्शन का MCQ ऑप्शन का जो अपोजिट MCQ है, ठीक है, उधर लेस था इधर ग्रेट, ठीक है, इधर ग्रेटर होगा। 32 अब देख लेते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग कर लें, हाई कर लें, इंक्रीज़ कर लें, उस पर इफेक्ट नहीं होगा जब तक हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता ही फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे है, तो हमारे पास इसका आंसर इंटेंसिटी आएगा। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब 33 ऑप्शन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। जी प्रोडक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट का जब हम प्रोडक्ट लें ई से तो हमारे पास काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। वी नॉट ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके द कट अब 34 देख लेते हैं। द कट ऑफ वेव लेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जी कट ऑफ वेव लेंथ क्या होगी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए? लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट। A is the correct option. 35 देख लेते हैं। The radiated energy can be considered to be produced by dash or resonant modes of the cavity which is radiating. ये radiated energy कब प्रोड्यूस होती है? जब स्टैंडिंग वेव जो है या फिर रेजोनेंस मोड्स ऑफ कैविटी जो है वो रेडिएट होती हैं, ठीक है। जब रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होता है या मोड्स ऑफ कैविटी का फिनोमेना अकर होता है तभी रेडिएटेड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसे हम स्टैंडिंग वेव के ज़रिए जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 35 का है जी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 36 जो है फ्रॉम द एजम्पशन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स इन अ कैविटी वर क्वांटाइज्ड इन एनर्जी विद द क्वांटम एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है। अब हम वो कह रहे हैं एग्जाम्पशन ले लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स हैं कैविटी के अंदर वो उनकी एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है विद द क्वांटम एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। इंटेंसिटी जब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी दोनों की क्वांटाइज्ड है, प्लैंक्स कांस्टेंट की भी, और लेकिन क्वांटम एनर्जी को वो इक्वल कैरी किए हुए है, तब हमारे पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब 37 देख लेते हैं जी। द क्वांटम व्यू दैट
can either add the energy of a photon, whole photon, or you can't add any at all is expressed in Planck's constant hypothesis. जी प्लैंक्स ने हमें ये हाइपोथेसिस दिया था कि क्वांटम व्यू दिया था उसने एक, कि चाहे हम एनर्जी ऐड कर लें या फिर हम एनर्जी ऐड ना करें होल फोटोन में, उसकी एनर्जी हमेशा एक्सप्रेस्ड हो जाती है। उसका क्वांटम व्यू हम बना लेते हैं कि द क्वांटम व्यू दैट यू कैन आइदर ऐड द एनर्जी ऑफ अ होल फोटोन और यू कांट आइदर ऐड एनी एट ऑल इज एक्सप्रेस्ड इन प्लैंक्स हाइपोथेसिस। प्लैंक्स ने हमें ये हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। 38 एमसीक्यू देख लेते हैं। स्टार्स आर अप्रॉक्सीमेट ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स बिकॉज देयर विजिबल कलर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जी टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है स्टार्स का, स्टार्स डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स जो हैं, जिन्हें हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स भी कह देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वो ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स ही होते हैं। उनके विजिबल कलर जो है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कोल्ड है तो उनका टेम्परेचर कलर चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर जो है वो हॉट है या मॉडरेट टेम्परेचर है तो भी उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टार्स जो है ना वो सारे के सारे डिपेंड ही करते हैं टेम्परेचर पे, उनके कलर जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये भी बात भी याद रखनी है कि स्टार्स जो है वो एक किस्म के ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स ही होते हैं। 39 MCQs हम देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द पीक वेव लेंथ when the maximum is evaluated and the temperature from the Planck's radiation formula is found to be कांस्टेंट। इस बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि प्रोडक्ट अगर हम ले लें वेवलेंथ की जब मैक्सिमम होगी और टेम्परेचर जो है वो हम ले लें प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले से, तो वो क्या हो, दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा, नॉट वेरिएबल नॉट मोमेंटम, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 हम देख लेते हैं। द वेव लेंथ ऑफ द पीक ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व डिक्रीजेज इन अ लीनियर फैशन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। 40 का है जी ए ऑप्शन करेक्ट। जब हम वेव लेंथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डिक्रीज करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि दे आर बोथ इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 41 देख लेते हैं। द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये हम एमसीक्यू पहले भी कर चुके हैं, ये रिपीट हो चुका है लेकिन थोड़ी डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। हमें पता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है। जब एनर्जी रेडिएट होती है ब्लैक बॉडी रेडिएटर से पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के साथ, ठीक है। वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है। अब इसी नीचे इसी से रिलेटेड एमसीक्यू फिर से आ रहा है। 42 द रिलेशन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4 फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व represent स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। 43 the spectral radiacy curve at a given temperature shows energy is not uniformly distributed, the increase in energy emission increases with increase in momentum, ठीक है। 43 का इसी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, अगर हमें ग्राफ शो कर रहा है कि टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, टेम्परेचर शो करे कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुई स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व हमें शो कर रही है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई एनर्जी, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इंक्रीज़ कर दें एनर्जी को तो हमारे पास मोमेंटम भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। दीज आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब 44 देख लेते हैं। द टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ कैविटी एपर्चर इज कॉल्ड रेडिएंट इंटेंसिटी, ठीक है। टोटल जो रेडिएटेड पावर है पर यूनिट एरिया कैविटी पर एपर्चर की, वो हम क्या कहलाती है, कौन सी इंटेंसिटी कहलाती है, रेडिएंट इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 देख लेते हैं। रेडिएंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियंसी, ठीक है। रेडिएंट इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियंसी। 45 का है जी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 देख लेते हैं अब हम। The wavelength of maximum spectral radiancy for the sun with the temperature of 5796 Kelvin is 5.0 cross 10 to the power minus 7 मीटर। अगर हम मैक्सिमम रेडियंसी स्पेक्ट्रल रेडियंसी हम वेवलेंथ देखें सन के लिए, जिसका टेम्परेचर हमें ये दिया गया हो, तो उसकी हमारे पास क्या आएगी वेवलेंथ 5.6 क्रॉस 10 to the power minus 7 मीटर। अब हम 47 MCQ देख लेते हैं। द थर्मल power radiated per unit area is equals to sigma T की power 4 from a fireplace having temperature, जिसका टेम्परेचर 100 केल्विन हो, तो उसमें पास क्या आएगी, थर्मल पावर रेडिएटेड वो आएगी हमारे पास 5.67 क्रॉस 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर के माइनस पावर -4, ठीक है। 47 का है बी ऑप्शन करेक्ट।
द 48 देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एज एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। अगर हम ए प्लैंक्स कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट सी का प्रोडक्ट लें, इनके वैल्यूज़ जो हैं वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 क्रॉस 10⁻⁴ जॉल सेकंड, और वेलोसिटी होती है जी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 3 क्रॉस 10⁸ होती है। तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.9 क्रॉस 10⁻27 जॉल मीटर। ठीक है, 48 का है जी सी ऑप्शन करेक्ट। 49 देख लेते हैं जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी टेकन फ्रॉम लाइट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी इज फोटॉन। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकल रही है लाइट से, वो अगर हम उसका इंटेग्रल मल्टीपल देखें एनर्जी का, तो वो फोटॉन के इक्वल होती है। ठीक है, 49 का है जी सी ऑप्शन करेक्ट। 50 देख लेते हैं जी, when light interacts with matter such as atoms it behaves as particle। जब लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर से तो वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, वो एटम्स जो है बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल। बी ऑप्शन करेक्ट है जी 50 का। 51 देख लेते हैं, more intense light has more photons but not greater energy photons। जितनी ज़्यादा लाइट निकलेगी उतने ज़्यादा फोटोन्स निकलेंगे, लेकिन एनर्जी जो है वो उनकी फोटोन्स की क्या होगी, ग्रेटर नहीं होगी, क्योंकि इंटेंसिटी ग्रेटर होगी और इंटेंसिटी और एनर्जी आर द इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जी सी 51 MCQ हैज़ सी करेक्ट ऑप्शन। ओके, 52 MCQs देखते हैं अब हम। द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज़, मोमेंटम जो है फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू √2m के ई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये भी आ सकता है एमसीक्यू, अक्सर पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब फिर लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लग रहा है, ये भी अक्सर जो है वो पेपर में आता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट अ क्वांटाइज्ड सिस्टम हैज इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, उसी को तो क्वांटम हम कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू को सिस्टम जो है वो क्वांटाइज्ड कर दे तो उसको हम कहते हैं क्वांटम। ये थे जी आज के चैप्टर नंबर 1 के 53 MCQs जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जी, इनके आंसर्स भी यहाँ पर की जो है वो दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने फिर भी टिक कर दी थी आप सबके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, आप यहाँ से भी मैच आउट कर सकते हैं। ओके जी, ये था आज का लेक्चर। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 मॉडर्न फिज़िक्स का, चैप्टर 1 था हमारे पास लाइट एंड क्वांटम फिज़िक्स, ये हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर की हैं। ओके, आप उन सब की डिटेल भी देख सकते हैं। If you have any question, then let me know in the comment section. Don't forget to subscribe my YouTube channel. It means a lot for me. Okay, take care. Allah Hafiz.